हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। देखिए, यहाँ पर हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं पैडागॉजी का। जैसे कि हमने कहा था लास्ट सेशन में कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की पैडागॉजी हम कराएंगे शिक्षण शास्त्र में। आज हम यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र हिंदी पैडागॉजी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप सभी क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पैडागॉजी के क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पैडागॉजी का अर्थ है। ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। चलिए आंसर करेंगे। पैडागॉजी का अर्थ क्या है? चलिए यहाँ पर पैडागॉजी का अर्थ है शिक्षण शास्त्र। ठीक है, शिक्षण शास्त्र ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है। घनिष्ठ रूप से, सामान्य रूप से, असामान्य रूप से, या कोई संबंध नहीं। सीखना और उपलब्धि के दूसरे से क्या संबंध है? चलिए, सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है घनिष्ठ रूप से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप सब चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। हिंदी में पूछे जाने वाले जितने भी सारे पैडागॉजी है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सीखने के परिणाम में प्राप्त होता है ज्ञान, कौशल, व्यवहार या उपलब्धि। सीखने के परिणाम में प्राप्त होता है उपलब्धि। सीखने के परिणाम में हमें कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सीखना एवं उपलब्धि सामान्यतः संबंधित है सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, धनात्मक रूप से, या ए और सी दोनों। सीखना एवं उपलब्धि संबंधित है। से संबंधित है आपके सकारात्मक और धनात्मक। ये दोनों ही एक ही है। सकारात्मक मीन्स धनात्मक, धनात्मक मीन्स सकारात्मक। ए और सी दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए और सी दोनों। नकारात्मक नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है स्किनर का, गिलफोर्ड का, कॉल्विन का, फ्रायड का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। स्किनर का यह कथन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कॉल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण है परिस्थितियां, अनुभव, वातावरण, वंशानुक्रम। कॉल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण। प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। और डेली क्लास आपको सुबह 10 बजे कराई जाती है शिक्षण शास्त्र, पैडागॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी पैडागॉजी।
सो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव। कॉल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण है अनुभव। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी यहाँ पर आंसर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। किंग्सले एवं गैरी के अनुसार व्यवहार परिवर्तन दोष का कारण है मानव मूल्य, अनुभव, परिस्थितियां, अभ्यास तथा प्रशिक्षण। किंग्सले एवं गैरी के अनुसार व्यवहार परिवर्तन दोष का कारण यह अभ्यास तथा प्रशिक्षण। ऑप्शन 4 अभ्यास तथा प्रशिक्षण ही दोष का कारण है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिचारों के सही चुनाव करने पर अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है सकारात्मक रूप में, धनात्मक रूप में, ऋणात्मक रूप में, या ए एवं बी दोनों है। प्रतिचारों के सही चुनाव करने पर अधिगम प्रक्रिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए यहाँ पर परिणाम जो है वो प्रभाव जो है वो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सॉरी, नहीं, नकारात्मक नहीं हो सकता, जो केवल सकारात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सकारात्मक एवं धनात्मक रूप में हो सकते हैं। सो ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपके आंसर है। सो बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर अधिगम प्रक्रिया को माना जाता है सफल, सफलता के समीप, असफलता के समीप, या पूर्णतः असफल। लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर अधिगम को क्या कहा जाएगा? अगर आप लक्ष्य ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो आपका तो पूर्णतः असफल हो जाएगा ना अधिगम प्रक्रिया। सो इसको पूर्णतः असफल ही माना जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि आपने जो हासिल करना चाहा वो आप हासिल कर ही नहीं पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संयोग होता है सुखद, दुखद, ए और बी दोनों, या उदासीन। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, केवीएस पेडागोजी, एनवीएस पेडागोजी, DSSS भी बिल्कुल यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन था हमारा, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संयोग ये होता है सुखद एवं दुखद दोनों। ठीक है, सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर हमारा ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, सीखने के नियम प्रमुख रूप से हैं 4, 3, 2, 5। सीखने के नियम प्रमुख रूप से कितने हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सीखने के नियम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनके नाम लिखकर मुझे बताएंगे आप कमेंट सेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है कक्ष शिक्षण में, मूल्य शिक्षण में, ज्ञान के विकास में, या शैक्षिक गुणों के विकास में। चलिए, सीखने के नियमों का जो प्रमुख प्रयोग है वो कक्ष शिक्षण में ही होता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सीखने के
नियम में प्रभाव एवं तत्परता के नियम के प्रणेता हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल आंसर भी है इसका। ऑप्शंस देखिए, थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड, गिलफोर्ड। सीखने के नियम में प्रभाव एवं तत्परता का नियम, सभी को पता है इसका आंसर। थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके प्रणेता थॉर्नडाइक जी थे, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और थॉर्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांतों का आविष्कार किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताए हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे बिल्कुल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है? गौण, न्यूनतम, महत्वहीन, छात्र के सहयोगी के रूप में। शिक्षण में बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? छात्र के सहयोगी के रूप में। बाल केंद्रित मतलब जिसमें बच्चा सेंटर पर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी हेल्प करने वाला उसका सहयोगी हेल्पर होता है टीचर। तो छात्र के सहयोगी के रूप में इसकी भूमिका होती है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, व्याकरण के संपूर्ण नियमों से, भाषाई कौशलों के शिक्षण से, ए एवं बी दोनों से, या कविता शिक्षण से। भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्याकरण के संपूर्ण नियमों से और भाषाई कौशलों के शिक्षण से, इन दोनों से ही संबंधित है भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत। सो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है? शिक्षक से, छात्र से, कक्षा के वातावरण से, या गतिविधियों से। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध इसका प्रमुख रूप से संबंध होता है शिक्षक के साथ, एक टीचर के साथ। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए बाल केंद्रीयकरण पर, शिक्षक केंद्रीयकरण पर, प्रयोग पर, या गतिविधियों पर। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल बाल केंद्रीयकरण पर, बाल केंद्रीयकरण पर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रीयकरण पर यह आधारित होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप सब यहाँ पर समझ के आंसर कर रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप के एग्जाम से लिए गए हैं, आपके टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एसटेट, आपका केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एसबी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। हमें सरल से कठिन की ओर शिक्षण कराया जा रहा है, तो किस पर आधारित है? या ऑप्शंस है शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र पर, वैज्ञानिकता पर, या दार्शनिकता पर।
भाषा शिक्षण की बात हो रही है। जब हम भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करते हैं, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर, तो ये आधारित है शिक्षण सूत्र पर। ठीक है, शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए, आपको एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी आपको पैडागॉजी सॉल्व करने होंगे, so उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? सामान्य रूप से श्रवण का, वाचन का, पठन का, लेखन का। एक शिक्षक सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास कर सकता है? चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे। चलिए, से यहां पर आंसर हो जाएगा आपका श्रवण का। शिक्षक सामान्य रूप से श्रवण कौशल का विकास कर सकता है भाषा में, एक बच्चे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान देंगे, श्रवण कौशल को छात्र द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे से बोलकर, या ए एवं बी दोनों। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से? कहानी एवं कविता, कहानी एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, ठीक है, प्लस एक दूसरे को सुनाकर, स्वयं भी सुनकर और दूसरे को सुनाकर। तो इन दोनों प्रयोग के द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं श्रवण कौशल को। सो ऑप्शन ए और 2 दोनों सही होंगे, और हमारे पास दिया भी हुआ है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों ही। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लास को पूरी लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप सभी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है निसंकोच रूप से शैक्षिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करके, विभिन्न भाषाई विधाओं का प्रस्तुतिकरण करके, ए एवं बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पढ़िए क्वेश्चन को। वाचन कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां पर भी आपके दो ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट और सेकंड, कि निसंकोच रूप से शैक्षिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करके, और साथ में विभिन्न भाषाई विधाओं का प्रस्तुतिकरण करके। इन दोनों रूप में ही अधिगम के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है वाचन कौशल को। सो ऑप्शन ए और बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ए और बी दोनों। चलिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी पैडागॉजी, और हिंदी पैडागॉजी में हम भाषा के बारे में जरूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिलहाल जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हिंदी भाषा शिक्षण के भाषा के क्वेश्चन ही है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा प्रमुख रूप से माध्यम है ज्ञान का, विकास का, आध्यात्मिक विकास का, संप्रेषण का। आंसर करेंगे। अच्छा, आपके पास दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में आप भाषा, लैंग्वेज पैडागॉजी के बारे में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप लैंग्वेज पैडागॉजी या भाषा शिक्षण की बात करते हैं। तो भाषा प्रमुख रूप से किसका माध्यम है? संप्रेषण का।
वार्तालाप का अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचाए? भाषा के द्वारा। सो भाषा संप्रेषण का एक प्रमुख रूप से माध्यम है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, ए और बी दोनों, या प्रयोग का माध्यम। भाषा के अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है या क्या कार्य है? देखिए, भाषा अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी है और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी है। आप जब पढ़ते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम वाले बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हिंदी में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सब सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो उनका मेन लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, सो बिल्कुल ए और बी दोनों ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। विज्ञान का, गणित का, इतिहास का या भाषा का? बहुत सिंपल आंसर, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना भाषा का कार्य है। ठीक है, भाषा का कार्य है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन। सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है। ओके, अब यहां से आपका थोड़ा सा हिंदी में हम आ जा रहे हैं कि सरल वाक्यों की रचना करना किससे संबंधित है? पठन कौशल से, वाचन कौशल से, श्रवण कौशल से, या व्याकरण से? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप सरल वाक्यों की रचना करना सीखते हो तो ये किस कौशल से संबंधित होगा? आप केवल वाक्य नहीं बना रहे हो, आप सरल वाक्य बना रहे हो, मतलब आप कुछ ना कुछ व्याकरण उसमें आप ऐड कर रहे हो। सो बिल्कुल ये है, व्याकरण से संबंधित है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली आप लोग क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।